नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर WRPC। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इस हफ्ते जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। तो क्या प्लीज आप में से कोई मुझे बताएगा कि मेरी आवाज आप में से किसी को सुनाई दे रही है? क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ही ये थोड़ा लेट लॉगिन हो पाया है। सुनाई दे रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो क्या है और उसको बनाने के पीछे जो मोटिव था वो क्या था, तो आगे हम इसे डिस्कस करते हैं। कल जो मैंने बताया उसके आगे में कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो एवरी ईयर जो बजट पास करती है जो सेंटर गवर्नमेंट, तो उस बजट के अकॉर्डिंग उसका ये रखा गया कि जो टोटल जीडीपी का 4.3% था उसको इंक्रीज करके हमारी एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर, जो एजुकेशन होती है उसके ऊपर, उसको 6% तक लेके जाया जाएगा या उसे 6% तक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एजुकेशन और बेहतर हो सकेगी। इक्विपमेंट्स जैसे साइंस की अगर लेबोरेटरी है या कंप्यूटर लेबोरेटरी है या फिर बुक्स हैं, लाइब्रेरीज हैं या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीजों को, या फिर टीचर्स की ट्रेनिंग है या फिर स्टूडेंट्स की करिकुलम एक्टिविटीज हैं, इन सबको ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया इस पॉलिसी के तहत कि हमारी जीडीपी के 4.3% जो कि प्रीवियस ईयर्स में चलता था उसको बढ़ा के 6% कर दिया गया। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस करेंगे कि सिर्फ एजुकेशन को चेंज करने से, एजुकेशन की पॉलिसी को चेंज करने से सब कुछ ठीक नहीं होता। ये भी जरूरी होता है कि टीचर्स को ठीक किया जाए, उनकी पॉलिसी, जो पढ़ाई जाने की जो पॉलिसी, उनकी ट्रेनिंग्स, इन सब चीजों में भी अगर बदलाव किया जाएगा तभी जाके थोड़ा एजुकेशन और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। तो इसके ऊपर भी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, वो ये डिस्कस करती है कि जो टीचर्स की एजुकेशन के ऊपर इनका ये कहना है कि NCFTE 2021 को बनाकर लागू कर दिया जाएगा। मतलब 2021 तक एक NCPFTE को बना के लागू कर दिया जाएगा। इसका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन को लेकर, तो ये बना दिया जाएगा। अच्छा, इसी का एक पार्ट है NPST, टीचर्स एजुकेशन का ही एक पार्ट है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NCER। मतलब देखिए कि एक स्टैंडर्ड रखा गया कि कैसे टीचर्स होंगे जो कि पढ़ाएंगे, या फिर आने वाले समय में जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन होगी या टीचर्स की एजुकेशन होगी या फिर टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका होगा, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? ये NPST के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। और कंटिन्यूअस एक CPD बनाया गया जिसके थ्रू कंटिन्यूअस ये काम करेगा। जो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम चले जाए तो वहां पर जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोशन चाहिए या फिर जो नेक्स्ट उनके काम करने के जो तरीके होते हैं उनके बिहाफ पे उनकी रेटिंग्स डिसाइड होती है। तो ये भी, ये एक जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स, तो खैर या मार्क्स आएंगे या ग्रेडिंग सिस्टम है या फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिस्टम्स को लेके आया गया है उसके बिहाफ पे ही, मतलब उसके बिहाफ पर ही टीचर्स की जो एजुकेशन जो वो कराते हैं उसको जज किया जाएगा। और जो आने वाले टाइम पे जो टीचर्स 2030 के बाद में जब टीचर्स को ज्वाइनिंग कराई जाएगी या फिर जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी फॉर फिलिंग द पोस्ट ऑफ टीचर्स, तो वो ये कहती है कि वो मिनिमम 4 इयर्स की उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जैसे कई लोग एमफिल वगैरह कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एमफिल कर दिया आप टीचर के लिए अवेलेबल हो गए, नहीं, उसके साथ में आपको बीएड भी करनी होगी। लेकिन वो बात अलग है कि वो 4 की नहीं 1 या 2 साल की होगी, एज पर द कमेटी के डिसीजंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये 2030 तक कंप्लीट करना है NCERT को। तो बेसिकली ये छोटी और बड़ी बातें हमारी जो पॉलिसी है ये कहती है। और इस पॉलिसी के तहत हमारी गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने
एक खाका तैयार करा किया है कि हम कैसे अपने देश की एजुकेशन को बेहतर बनाएं, या फिर अदर कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज आज की डेट में कही जाती हैं या हैं, उनके तहत हम कैसे कुछ अच्छा करें, और ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आने वाले टाइम पे वो अचीव करें वो सब टारगेट्स या वो ऊंचाइयां जिनको के बाहर की कंट्रीज इजीली अचीव कर लेती हैं। तो उनके कंपैरेटिव इस पॉलिसी को बनाया गया। तो तो अभी मैं साथियों अब इसके साथ ही आपसे कहना चाहूंगा कि ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो ओवरव्यू है इसका वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। अभी हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन करते, तो प्लीज बताएं आप कि आपका कोई क्वेश्चन है तो। जी यस, नीतू सिंह जी बताएं प्लीज, आपने हैंड रेस किया है। जी नीतू जी बताएं। गुड इवनिंग सर। हेलो, वेरी मेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आपकी मैडम आवाज बिल्कुल साफ सर नहीं आ रही नीतू है सिंह थोड़ी। बात कर रही हूँ। हेलो, हेलो, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बताएं कौन बात कर रहे हैं। नीतू जी? सर मैं नीतू सिंह बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। जी मैडम बताएं। मेरी शादी हुई थी 2021 में 5 फरवरी को। उसके बाद स्टार्टिंग से ही मेरे जो ससुराल वाले हैं उनका जो बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। मतलब दहेज को लेके बोलना, और ये सामान दिया है, ऐसा सामान दिया है, गाड़ी नहीं दी, 10 लाख रुपए नहीं ये दिए शादी में। तो इस शुरुआती दिनों से ऐसा ही रहता था। 1 साल तक ऐसे ही रहा। उस बिटवीन में प्रेग्नेंट भी हुई, मेरा एक बेबी बॉय भी हुआ। उसके बाद उन्होंने डिमांड रखी कि शादी में तो तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, अब बेटा हो गया, उसके छोचक के लिए 10 लाख रुपए आप अपने घर से लेकर आइए। उसको लेकर वो मुझे टॉर्चर करते थे, मार पिटाई करते थे। 2 बार मारने की कोशिश करी। जब मैं अपने घर पे आके रहने लगी 1 महीने के लिए, तो उसके बाद फिर वो दोबारा मुझे लेकर चले गए सॉरी करके। नहीं, आगे से नहीं होगा। फिर उससे लास्ट मैडम ईयर फिर से आपकी 20 अभी आवाज अक्टूबर खराब हो गई मैडम। को ऐसी मैडम आपकी फिर ऐसे से अभी आवाज लास्ट खराब हो ईयर गई। सर। आपने हेलो, मुझे अभी ये कहा कि फिर, हाँ आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हेलो, हाँ तो अभी आपने जब ये कहा था ना कि वो आपके घर वाले, मैं अपने ससुराल में मायके में आके रहने लग गई, फिर मेरे घर वाले मुझे यहाँ से ले गए, उसके बाद की आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, बताएं प्लीज। हाँ जी, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए मेरे मायके से कि सॉरी आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो, बेटे के फ्यूचर का सवाल है। मैं चली गई। मेरे फैमिली वालों ने उन्हें बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। उसके बाद फिर लास्ट ईयर 20 अक्टूबर 2023 में ऐसी मार पिटाई हो रही थी, तो उस बिटवीन में मेरे हस्बैंड और उनके बड़े भाई ने मुझे घर के तीसरे फ्लोर पे धक्का दे दिया, हम्म, हाँ जिसमें हाँ मेरे मतलब फिर से मैडम, हड्डी फिर से आवाज खराब हो गई। टूट गई। आपकी पैर की हड्डी टूटी, हाथ हेलो, की? हाँ जी बताएं, कहाँ की हड्डी टूटी? दोनों पैर की रीढ़ की ये टूट गई। हेलो, टूट ठीक है, गई। ठीक है। उसके बाद मेरे फैमिली मैडम वालों ने आप मेरा ना ट्रीटमेंट प्लीज कराया, मेरे इंश्योर, सारे ऑपरेशंस हो गए। मैडम प्लीज इंश्योर करें, आपकी ना आवाज बार बार कट जा रही है बीच में, नेटवर्क इश्यूज को हाँ इंश्योर सर, थोड़ा करें प्लीज। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क इशू हो रहा जी है जी एक्चुअली जी, थोड़ा सा। आगे बताएं। हाँ हाँ आगे बताएं, हाँ, फिर तो आपकी मेरे हड्डियां फैमिली टूटी, वालों ने आपके मेरा, पेरेंट्स ने आपका इलाज कराया? हाँ अभी 4 महीने हो चुके हैं इस बात को, ना तो मैं चल सकती हूँ ना मैं बैठ सकती हूँ। हमारा हम्म कोर्ट में केस चल रहा है, हम्म जिसमें कि मेरे सास ससुर बाहर आ चुके हैं बेल के ऊपर, जेठानी हम्म बाहर आ चुकी है, जो मेरे जेठ हैं उन्होंने मेरा 2 बार रेप किया था। वो भी बात मेरे हस्बैंड हम्म को बताई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ही उल्टा मारा था और घर से भगा हम्म दिया था एक बार। हम्म अभी मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड अंदर हैं, बट जो भी हम्म हम एडवोकेट करते हैं वो हम्म ये बोल देते हैं कि अभी जो हमारा एडवोकेट है वो कुछ बताता ही नहीं है, मतलब बोल देते हैं कि देखो जो होगा। उस उनके ऊपर धाराएं भी हमने इतनी बारी लगवाई हुई हैं,
मगर अभी जो है वो जिस भी एडवोकेट को हम करते हैं वो सामने वाली पार्टी अपने पैसे की पावर की करके सामने वाली पार्टी को हमारे वकील को पैसे देकर उन्हें चुप करा देती है। अभी आप बताएं मैं क्या करूं? हम मैंने अपने वकील से बोला कि मेंटेनेंस का केस लग सकता है, बोले कि जब तक आपके हस्बैंड बाहर नहीं आ जाते जब तक मेंटेनेंस का केस नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। अच्छा, जब तक मेंटेनेंस स्टार्ट नहीं होगी, जब तक आपके हस्बैंड बाहर नहीं आ जाएंगे, ठीक है। ओके। ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि देखिए मैडम, मेंटेनेंस का लॉ ये कहता है कि मेंटेनेंस कब दी जाती है, जब आदमी कमाता हो। अब कमाएगा कब? जब जेल से बाहर आ जाएगा, जी। ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो मेंटेनेंस तो खैर आपको अभी नहीं लगानी चाहिए, नहीं मिलेगी। जैसे ही उनकी बेल ग्रांट हो आप उसमें मेंटेनेंस लगा दें। और सेक्शंस जो उसके ऊपर लगे होंगे, आई थिंक रेप के लगे होंगे, आपके जेठ के ऊपर लगे होंगे। हाँ, जेठ के ऊपर रेप का तो लगा मैडम हुआ एक है। बात, तो कितने दिन पहले का रेप बताया है आपने? ये जिस महीने में मुझे अक्टूबर में मुझे धक्का दिया था, अगस्त में मेरा रेप किया था उन्होंने। मैडम एक बात बताओ, अगर आपके साथ 2 बार रेप किया, आपने इंस्टेंट कंप्लेंट क्यों नहीं की? हस्बैंड ने समझा पुमझा के, नहीं आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मेरा बड़ा भाई है, तेरा भी घर टूट जाएगा, मेरे भाई मैडम का भी अभी घर तो टूट आपने जाएगा। मुझे ये कहा कि आपके हस्बैंड ने आपको ही बोला कि, और अब आप कह रहे हो कि आपके देव, आपके जेठ के लिए आपके हस्बैंड ये कह रहे थे कि नहीं मेरा बड़ा भाई है ये वो। देखो मैडम एक हाँ चीज तो देखो, मुझे, जी आप बताइए। सुनो नीतू जी, सुनिए। जी। गलत चीज ना हमेशा गलत होती है, और जब भी आप किसी एक चीज को रोक लेंगे ना गलत को, तो वो आगे आने वाले टाइम पे और बढ़ावा दिया जाएगा। सपोज करो अगर आप उस टाइम ही देखिए, रेप ना एक हीनियस क्राइम है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी जिंदगी में अगर मैं किसी से पूछूं ना, तो ऐसे अटैकर्स और रेपिस्ट जो हैं, इससे ज्यादा मुझे कोई और एक डकैत हो गए, इसके अलावा मुझे कोई हीनियस क्राइम ही नहीं लगता, हम्म। है ना। मतलब मैं अपनी तरफ से मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मर्डर हीनियस क्राइम नहीं है, चोरी नहीं है, सारे क्राइम तो क्राइम है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो नफरत है ना, अगर मैं कहूँ, तो एसिड अटैकर से है, एक रेपिस्ट से है, और तीसरा डकैतों से है, ठीक है ना। तो अब सोचने वाली बात ये है कि मैडम आपका रेप हुआ, आपने इंस्टेंटली, मतलब आपके हस्बैंड ने आपको समझाया, आप मान गए। मतलब ये तो कोई टोलरेंस वाली बात ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं चाहिए था, मानना ही नहीं चाहिए था। इस पॉइंट पे तो मैं आपको देखो यही कहूंगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगर आप उस टाइम रेप की कंप्लेंट कर देते तो मे भी शायद आपके साथ ये इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होता, कि आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई है। तो बैकबोन में इंजरीज इतनी है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लाइफ टाइम पैरालाइज की नहीं अभी प्रॉब्लम मेरे, है। हाँ सारे ऑपरेशन, फिर अब आपकी आवाज चली गई। मेरे 2 कमर का ऑपरेशन हो चुका है, हम्म। पैर का भी हो गया, हाथ का भी हो गया। डॉक्टर बोलता है ऊपर वाले के वजह चल सको, अदरवाइज आप हमेशा बेड पे रहने वाले हो। हाँ, वो जो बैकबोन में जो इंजरी हुई है उसकी वजह से। जी। तो रॉड वगैरह पड़ी है पैरों में भी? हाँ, पैर में भी डली है, कमर में भी, हाथ में भी। हाँ, तो वो तो मैडम सीरियस इंजरी हो गई, ठीक है ना। इसके लिए उनको बेल तो मिलने से रही, मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी बेल मिलेगी उनको, ठीक है। आप अपना केस अच्छे से परस्यू करो। गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा है आपका केस? जी, गाजियाबाद कविनगर में चल रहा है। हाँ, वो एक ही कोर्ट है गाजियाबाद की पूरी, हम्म। जो कलेक्ट्रेट के पीछे है ना। जी। हाँ, तो आप उस केस को ना अच्छे से परस्यू करो मैडम। बेल हस्बैंड की और उनकी बेल नहीं होगी। देखो आपकी केस में ना स्पेसिफिक आपने ही जो बताया है मेरे को, मैं उसी के ऊपर राय दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपकी कंप्लेंट एफआईआर में क्या लिखा है। स्पेसिफिकली जो एलिगेशन है ना, वो आपकी कंप्लेंट वो आपके हस्बैंड के और आपके जेठ के खिलाफ है। तो जी। जब एलिगेशन जेठ और उनके खिलाफ है ना, तो आपकी सास की तो बेल होनी थी, जेठानी की भी होनी थी। उनका तो इतना बड़ा रोल है नहीं उसके अंदर, मतलब उस हम्म। इंसिडेंट को लेकर, है ना। हाँ, उस तो आप इंसिडेंट को ऐसा, लेके नहीं है, वो बस आप मेंटली टॉर्चर करते। आप निगेटिविटी में ना जाएं। आप ये मत सोचना कि आपकी जेठानी की बेल हो गई, आपकी सास की बेल हो गई, तो आपके हस्बैंड की और आपके जेठ की हो जाएगी। वो बिल्कुल नहीं होगी। जेठ की तो बिल्कुल ही आप, नहीं होगी, इसके कुछ छोड़ो। मुझे सिर्फ एक हेल्प चाहिए थी आपसे, कोई मुझे गाजियाबाद का आप एडवोकेट अच्छा बता सकें जो, मैडम देखो, अच्छे की डेफिनेशन क्या है ये मैं कैसे बता दूं? आप बताओ, आपकी नजर में अच्छा एडवोकेट कैसा होता है? जो ऑनेस्टली से मेरा केस लड़ ले। बिकॉज जो मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, और जो जेठ हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो वो अपने पैसों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस को लड़ने के लिए। जितने भी वकील हम करते हैं वो उन्हें पैसे दे देते हैं। तो आपकी चार्जशीट फाइल हो गई है आपके केस में?
हाँ हो गई है, ये 3 मार्च को पहली तारीख है। ठीक है, जो FIR का केस है आपका। हाँ जी। ठीक है मैडम, इसके लिए ना बेसिकली अब मैं इस बारे में आपको क्या राय दूं। नीतू सिंह नाम है ना आपका, कि जी आपको हम कैसे किसी वकील को रिकमेंड कर दें। चलो आप ना नंबर बताओ, लेट अस सी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आप मुझे नंबर बताओ, फिर हम देखेंगे इसमें कि हम क्या कर सकते हैं। 7291 जी। 048 हम्म 027। आपने नंबर बताया 7291048027, नीतू सिंह। जी ठीक है ना। मैं अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बात करता हूँ, देन बताते हैं फिर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ जी, बताएं किसी और का कोई सवाल प्लीज। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर रश्मि बात कर रही हूँ जम्मू से। जी रश्मि जी बताएं। सर एफआईआर के रिगार्डिंग आपने पूछा था ना, आईपीसी हाँ कौन हाँ सी हाँ लगी हाँ हुई है। हाँ हाँ बताओ। सर ये 5 लगी हुई हैं। पहला हम्म नंबर 376 हम्म 354 हम्म 504 504। 506 ठीक है। 506 और 34। हाँ 34, ठीक है। तो जो बेसिकली जो इसके अंदर मेन सेक्शन है ना, वो 376 है। जी 34 तो एक से ज्यादा FIR है, इसलिए सबके ऊपर लग गया 34। जी 504 और 506 वो वुमेन से और मॉडेस्टी से, और 354 मॉडेस्टी से रिलेटेड है। जी ठीक है ना। हाँ तो जी सर। सेक्शंस तो ठीक लगे मैडम इसके अंदर। सर लेकिन बात ये है कि जो पुलिस वाला एसएचओ था, उसने पैसे खा खू के बेल वगैरह करवा दी, और मेरा बयान तब करवाया जब उसकी मतलब उनकी बेल हो चुकी थी। मैडम ये लोग इसके लिए इनके देख, साथ। अब जी आपके पास एक रेमेडी है कि जी आप ना बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए सर किसी को डाली हुई है। सर डाली हुई है, बट फिर प्रॉब्लम पता क्या आ रही है। सर हम्म, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी 3 बार मतलब की तरीक पड़ी है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा लेट होता है, जिस वजह से हमारा नंबर नहीं आ रहा है। तो इसके बाद मेरे को तो ये देखो बताओ कि मैडम, मेरा। जी इसके लिए तो ना कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो, जी अगर आपका मैटर बोर्ड पे लगता है और वो कॉल नहीं हो पाता, तो उसके लिए तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। जी। उसके लिए बल्कि इसमें सीरियसली बल्कि आप, जो एडवोकेट है वो बल्कि नंबर वगैरह जल्दी करवा नहीं सकते, कुछ भी एप्लीकेशन देके कि देखो हमारा मैडम, नंबर नहीं आ रहा नहीं मैडम, दिल्ली हाई कोर्ट में तो देखो ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, लखनऊ में भी मेरे को ऐसा नहीं मिला, चंडीगढ़ में भी नहीं मिला। है। अब जी जम्मू एंड कश्मीर की मुझे नॉलेज नहीं है ऐसा है या नहीं है, जी कि सर। वहां पे क्या कोई नंबर ऊपर करा सकता है। अगर इन केस करा सकता होगा, जी मेरी नॉलेज में आएगा तो मैं आप तक मैसेज भिजवा दूंगा। रश्मि भगत के नाम से जम्मू से, है ना। जी सर। जी जी सर रश्मि ये जी। प्रॉब्लम चल रही है, और उसके बाद मतलब कि बेल होने के बाद भी इन लोगों ने क्या किया, मेरे ही रिश्तेदारों के साथ मिलकर मतलब मेरे ऊपर हमला करवाया, मेरे ही ऐसे दूर पार की मैडम चीजें उसकी तो करके। देखो मैडम, उसकी तो आप सेपरेट कंप्लेंट करोगे ना, सेपरेट इशू हो गया, सर वो तो मैंने की आपने थी करी। तो सर मैंने की थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसमें भी पैसे खाए, उसमें भी कुछ नहीं किया उन लोगों ने। अब मैडम अगर पुलिस ही पैसे खा रही है, तो आप इसके लिए काम कर सकते हैं ना, बिफोर मजिस्ट्रेट एक एप्लीकेशन लगाओ कि मेरी इन्वेस्टिगेशन जो है किसी फेयर व्यक्ति से कराई जाए। जो पुलिस जो है ये हर बार पैसे खा लेती, क्या आपने उसकी कंप्लेंट की। सर मैं किसके पास जाती, मेरे को तो नॉलेज नहीं है ना इस बारे में। मैं बता रहा हूँ, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं आप, ठीक है ना। जी जी। जो सर इलाका और वो मजिस्ट्रेट। जो पता क्या, वो जो वाले एसएचओ थे ना, तो अभी हम्म उनसे जवाब मांगा था कोर्ट ने कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है, तो उन्होंने क्या किया, पैसे देके अपनी ही ट्रांसफर करवा ली यहाँ से। अब कोई न्यू आए हैं और बोल रहे मैम हैं कि। सुनिए, देखिए, जी जो मैं एक बात आपकी मान गया कि उन्होंने पैसे खा लिए होंगे, ये हो सकता जी है, पुलिस के साथ होता है। लेकिन हाँ ना जी मतलब एक छोटे से केस के लिए कोई अपना ट्रांसफर करा लेगा, ये मुझे नहीं लगता। देखिए, हर जी एक चीज पैसे से नहीं होती है। आप थोड़ा निगेटिव मत सोचो, मैं यहाँ पे कहूंगा बी पॉजिटिव। आपके जी पास रेमेडी है। और SHO का तो कोई रोल ही नहीं होता इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैडम। जो एक्चुअल में रोल होता है वो IO का होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं, जो कि जी हेड कांस्टेबल की रैंक से ऊपर होता है। और जी आपका वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम है, तो आपकी जो IO है वो लेडी है या जेंट्स है। सर ये आईओ तो जेंट्स ही था जो चल मैडम रहा था आपने पहले। फिर मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट क्यों नहीं लगाई। वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम में तो इन्वेस्टिगेशन भी वुमेन नहीं करेगी, इट्स अ लॉ। सर यहाँ पे तो मुझे मेल का नाम ही बताया था कि ये आईओ है आपके। मैडम बताया था, बात अलग है। चार्जशीट जो है ना, देखो, आपने कहा जी चार्जशीट फाइल हो गई ना आपके केस में। चार्जशीट का सर मुझे नहीं पता वो फाइल कैसे होती है, मतलब कि हमारी लगी, मैंने तो बेल कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया ना। वो एक तब। अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। कितने महीने हो जी गए आपके FIR हुए। ये सर 15 नवंबर को हुई थी।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गई होगी मैडम, 15 फरवरी तक फाइल हो गई होगी, क्योंकि 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होती है। तो सर हमें पता कैसे चलता है उस बारे में? कोर्ट में पता लगेगा, अपने एडवोकेट से जाके कांटेक्ट करें, दे विल फाइंड आउट। तो सर चार्जशीट के बाद मतलब कि उसका प्रोसीजर उसके आगे का क्या होता है फिर? आपको कुछ नहीं करना मैडम, पुलिस का काम है सारा करने का। पुलिस अब इसके अंदर क्या करेगी, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई तो आप जी उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि मेरी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसको दोबारा से री इन्वेस्टिगेट कराया जाए इस केस को। सर, ये मतलब कि एप्लीकेशन मैं खुद लगा सकती हूँ? मैडम वकील साहब लगाएंगे, आपको कानून की क्या नॉलेज। अच्छा अच्छा, देखो बल्कि उनसे बोलना टेक्निकलिटीज होती है, आप कुछ लिख दोगे, कुछ का कुछ हो जाएगा, फिर आप जी। मुझसे कहोगे वकील साहब आपने गलत सलाह दी थी। नहीं नहीं, ठीक है सर, राइट ठीक टू है अंडरस्टैंड, है ना। देखो जी कुछ सर। टेक्निकलिटीज होती हैं जो आप, अब जैसे डॉक्टर है, इंजेक्शन वही लगा सकता है, हाँ जी मैं जी, नहीं हाँ जी लगा सकता। जी जी ठीक है ना। जी अब सर मैं उसकी जी जगह मैं इंजेक्शन लगाऊं, पता लगा मांस की जगह नस में लग गया और बंदा खत्म, तो फिर जी कुछ सर भी हो जी सकता है ना। जी हाँ, तो आप प्लीज इसके लिए अपने एडवोकेट से कांटेक्ट करें, उनको सब जी पता सर होगा। सीआरपीसी में स्पेसिफिकली प्रोविजन है कि जी वुमेन्स वो पहले फाइंड आउट करे कि इन्वेस्टिगेशन क्या किसी मेल ने की है या फीमेल ने की है। इन केस इन्वेस्टिगेशन अगर किसी मेल आईओ ने की जी है तो आप एक एप्लीकेशन मूव करें, उसका सेक्शन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो सीआरपीसी में इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके सर। देन आप जो एप्लीकेशन मूव करेंगे उसके अंदर जो आपकी फीमेल आईओ चेंज होगी, देन दे विल इन्वेस्टिगेट योर केस। ओके सर, ओके, ओके सर जी। थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? 164। हाँ जी, प्लीज अपने सवाल बताएं। यस, मैं जानना चाहती हूँ सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे हमारे यहीं पड़ोस में है सीनियर सिटीजन, मदर खाली है, फादर है नहीं, और बच्चे जो हैं अच्छे गुड अर्निंग है, सब कुछ है, लेकिन माँ को देखते नहीं है, पूछते नहीं है, कोई खर्चा पानी नहीं देते। तो इस हालात में मैडम सीनियर सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो बिफोर मजिस्ट्रेट। 1 सेकेंड, दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? सेक्शन 125 सीआरपीसी। 125 CRPC। हाँ, मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन मूव करें, वो आपको मेंटेनेंस दिलवाएंगे। ठीक है, उसमें ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है ना। ओके ओके इस पैसे अगर आप उसे गूगल भी कर लेंगे ना तो आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी बता दो, मैं बता देता हूँ। इसमें स्पेसिफिक कॉलम है 125। मैडम सेक्शन 125 का सबसेक्शन 1 और क्लॉज डी में लिखा है कि हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन मूव हो जाएगी, आप मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाएं और फिर कोर्ट उसमें मेंटेनेंस के ऑर्डर पास कर देगी। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक लॉ है और इजीली हो जाएगा। इजी का मतलब देखो ऐसा भी नहीं है कि आप इंडिविजुअली कर सकते हो, लेकिन पॉलिसी अगर किसी वकील साहब के थ्रू करेंगे तो उसमें थोड़ा टेक्निकलिटी का ध्यान अच्छे से रख लिया जाता है। नहीं अदरवाइज देखो केस तो कोई इन पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू नैन्सी जी। जी हमारे किसी और साथी का कोई सवाल प्लीज? तो चलिए साथियों, मैं अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आज का सफर हमारा यहीं तक था क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है 2 मिनट। तो आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिन क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिस्कशन किया वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, और मैं चाहूंगा कि आप सभी के पास इस तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो जिसके ऊपर हम डिस्कशन करें, तो सभी के लिए जो उसका रिजल्ट है वो फ्रूटफुल आए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।